दुनिया में जब भी महान पेंटिंग्स की बात की जाती है तब मोनालिसा का नाम जरूर सुनने को मिलता है। एक पेंटिंग्स में आखिर इतने सारे राज कैसे हो सकते हैं और ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग क्यों है? ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग द मोनालिसा। नंबर 1, 23 जून 1952 को लूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल से चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। वह उसकी सुंदरता पर बहुत ही मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और वर्षों का इंतजार, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और वह आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, वह यह है कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर एकदम से गायब ही हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज दबाए हुए थी, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय स्माइल का राज उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना है। यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड की एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट ही बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का ही खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं वैसा ही दिखेगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने पूरे 12 साल लगा दिए थे। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर रही है, लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं हुई जितनी तब कि इसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया गया। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है इसकी चोरी का इल्ज़ाम जिस आदमी पर लगाया गया वह थे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पिकासो पर यह चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग इटली में क्यों नहीं है और ये फ्रांस में कैसे पहुंच गई? सन 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस फर्स्ट के कहने पर फ्रांस आए थे और वह मोनालिसा को भी अपने साथ लाए थे और वहीं पर अपनी पेंटिंग का काम कर रहे थे। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मोनालिसा को उनके विद्यार्थी सलाई को सौंप दिया गया था। सलाई ने किंग फ्रांसिस फर्स्ट को यह पेंटिंग 4000 सोने के सिक्के में बेच दी। 1519 में विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं का प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा ही बन गई। नेपोलियन को यह पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उसने पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। कुछ राजाओं ने इसे अपने बाथरूम में लगवाया, पता नहीं और कहां कहां लगवाया गया, जिससे यह टाइम के साथ और भी ज़्यादा डैमेज होती चली गई। नंबर 4, वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद किया गया था। बाद में पता चला कि म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विकेंजो प्रिगुया ने इसे चुराया था। म्यूजियम बंद होने पर वह अपने कोट में लेकर पेंटिंग को फरार हो गया। विकेंजो प्रिगुया इटली का एक देशभक्त था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की
यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली की म्यूजियम में ही रखा जाना चाहिए। 2 साल बाद विकेंजो को इटली के फ्लोरेंस शहर से आर्ट म्यूजियम में पेंटिंग को बेचते हुए पकड़ लिया गया। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को उस म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस इसे पेरिस म्यूजियम में ही लाया गया। विकेंजो को उसके अपराध के लिए 6 महीने की सजा हुई। इटली ने उसकी देशभक्ति को देखते हुए उसका स्वागत किया। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से हटाया गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग नाजियों के हाथ में ना चली जाए। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिश की जा चुकी है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी पर डैमेज हो गया। इसे रिस्टोर के लिए कोशिश की गई, लेकिन आज भी वह निशान दिखाई देता है। एक व्यक्ति ने पेंटिंग पर एसिड भी फेंका था और एक लेडी ने इस पर रेड पेन से स्प्रे भी करने की कोशिश की और एक रशियन लेडी ने 2009 में इसकी तरफ चीनी मिट्टी की एक छड़ी भी फेंकी थी। यह सब देखते हुए इसकी सिक्योरिटी के लिए अब इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बंद कर दिया गया है। नंबर 6, अगर आप पेरिस के लॉर म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम द वेडिंग फीस्ट एट साना, इसे इटली के ही एक महान पेंटर पोलो वेरोनेस ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस पेंटिंग में कोई रहस्य नहीं है, इसलिए यह इतनी फेमस नहीं है। इसे देखने में लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने आपको इससे भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जितना आपको लगता है कि यह पेंटिंग उससे भी काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंच है। इसका वजन 8 केजी है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं बल्कि एक लकड़ी के पैनल पर बनाया था। इसमें ऑयल पेंट का यूज़ हुआ है। इसको इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया है कि इस पर ब्रश का एक भी निशान देखने को नहीं मिलता है। विंची ने इसको पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स को यूज़ किया था। कुछ लेयर्स तो इंसान के बाल से भी अधिक बारीक हैं। नंबर 7, जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो पता लगेगा कि मोनालिसा की आईब्रो ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर पास्कल कोर्ट ने हाई रिजोल्यूशन सेंस से पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो गई। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था, द विंची कोड। इस पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा पेंटिंग में सीक्रेट कोड छुपे हुए हैं। अपने नोवेल की पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया था कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है और पूरी बुक सत्य पर आधारित है, और उन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च भी की हुई है। इस किताब और फिल्म का ईसाइयों ने जमकर विरोध किया। उनका मानना था कि यह हिस्टोरिकल इनकरेक्ट है। नंबर 8, इटली के कई प्रयासों के बाद भी यह कभी इटली वापस नहीं लाई जा सकी। फ्रांस यह दावा करता है कि भले ही यह इटली की हो, लेकिन हमने इसे खरीदा है, तुम भी इसे खरीद लो। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास थी। भारत के रुपए के हिसाब से यह 5,253 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और वैसे भी अब फ्रांस ने इसके सोल्ड पर बैन लगा दिया है। अब इसे कभी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोहिनूर भारतीय हीरा होने के बाद भी
कभी भारत में वापस नहीं लाया जा सकता। इन्हीं सब कारणों से मोनालिसा को अब कभी भी इटली में वापस नहीं लाया जा सकता। नंबर 9, जब भी आप फ्रांस में मोनालिसा को देखने जाएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ ही लगेगी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि एक व्यक्ति को मात्र 20 सेकंड का ही टाइम मिलता है मोनालिसा को देखने का। लोगों को लंबी लाइन में 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है इसे देखने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आज भी वहाँ इसको देखने के लिए लाइन लगी होगी।